नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम फंडामेंटल के बारे में सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। जब भी हम किसी स्टॉक को देखते हैं तो उस स्टॉक में हमें किस प्रकार से एनालिसिस करना चाहिए, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। साथ में उस स्टॉक में हमें किस प्रकार का एनालिसिस करना चाहिए, इसके बारे में भी सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों अक्सर आपने नाम सुना होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस, अक्सर आपने टीवी पे सुना होगा, सोशल मीडिया पर सुना होगा और अन्य कई जगहों पर आपने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सुना होगा। तो उस कंसेप्ट को आज हम क्लियर करने वाले हैं और जानेंगे कि किसी भी कंपनी को यदि हम देखते हैं तो हमें उस कंपनी के बारे में स्टॉक को यदि हम खरीदना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं सेशन। तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, उसको एक सिंपल सा भाषा में समझें। सिंपल से भाषा में समझें तो फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जिसमें हम किसी कंपनी की आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल उसकी कंडीशन क्या है, उसका बिजनेस का मॉडल क्या है ना, किस प्रकार के प्रोडक्ट को बनाती है कंपनी। ओके, साथ में उसके बिजनेस के मॉडल के बारे में जानते हैं हम। साथ में उसमें उसका मैनेजमेंट क्या है। ओके, और उसके साथ में उस कंपनी की कमाई और भविष्य भविष्य की जो संभावनाएं हैं, यानी कि ये कंपनी जो है भविष्य में अपने कंपटीटर्स के साथ जो है कैसे जो है मुकाबला कर पाएगी, इस प्रकार की जो है जानकारी हमें फंडामेंटल एनालिसिस से मिलती है ना। अब हम ये जानकारी हमें मिलती है तो हम उसके हिसाब से ये अनुमान लगाते हैं कि ये कंपनी जो है, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जो भी हम देख रहे हैं तो उसमें वो कंपनी आने वाले सप्ताह में, आने वाले वर्ष में जो है अपने आप को बेटर परफॉर्म कर सकती है। इस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है फंडामेंटल एनालिसिस से। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में और बात करते हैं। तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस करें कैसे। हमें किसी एक स्टॉक को पसंद आया, ओके, तो देखिए तो हमें कौन-कौन सी जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहले तो किसी कंपनी को हम देखेंगे, कोई भी कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे, ओके? वो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी का सेक्टर क्या है, उसका प्राइवेट उसका जो प्रोडक्ट है, सर्विस क्या है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताऊँ तो यदि हम टाटा मोटर्स को लें, तो टाटा मोटर जो है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है, ओके? और ये क्या मोटर्स के पार्ट्स बनाते हैं, ओके? साथ में ये मोटर से रिलेटेड जो है काम करते हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तो इस प्रकार से हम जो है कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से हम कंपनी के बारे में है जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा, देखिए दोस्तों ये है फंडामेंटल एनालिसिस करने का जो स्टेप है, 8 स्टेप है। मैं आपको एक स्टेप करके बताता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें कंपनी का नाम, ठीक है? फिर वो किस सेक्टर से काम करती है ना? कौन से उसका सेक्टर क्या है और वो क्या काम करती है, उसका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, ये हमें जानकारी इकट्ठा करना होगा सबसे पहले। दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझें। जैसा कि बैलेंस शीट, जो कि कंपनी की संपत्ति और लायबिलिटीज़ को दिखाती है ना? कंपनी की संपत्ति यानी कि कंपनी जो है, कंपनी के पास कितना एसेट है, मशीनरी है, जो भी है, और इसके कंपनी के ऊपर जो है कितना दायित्व है, ये भी दिखाता है। दूसरा है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, है ना? कमाई, कंपनी की रेवेन्यू जो है और उसका जो मुनाफ़ा, वो जो है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। ये भी हमें जाँच करना होता है। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि नकद पैसे की आवाजाही को दिखाता है, ओके। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो है, आप जैसा कि देख सकते हो कि पहला तो है बैलेंस शीट होता है, दूसरा होता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो फंड फंड फ्लो जो होता है स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे खाली मैंने कैश फ्लो ही लिखा है। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें समझना होता है। और देखिए, और तीसरे महत्वपूर्ण बात करें तो फाइनेंशियल रेशियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यदि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है रिसर्च करते हैं तो हमें कौन कौन से फाइनेंशियल जो रेशियो है उसको ध्यान में रखना होता है। तो पहला रेशियो है ईपीएस, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि पर शेयर में जो अर्निंग होती है वो उसका रेशियो। इसका अर्थ ये होता है कि प्रति शेयर कमाई, जैसे कि यदि जितना ज़्यादा होगा प्रति शेयर कमाई उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। दूसरा है पीई रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स, यानी कि शेयर का भाव भागे ईपीएस। शेयर के भाव शेयर के भाव जो भी होंगे, शेयर के भाव उसको भाग देंगे ईपीएस से। ईपीएस यानी कि प्रति शेयर कमाई जो है उसे भाग देंगे तो ये पीई रेशियो निकलता है। सामान्य रूप से 10 से 25 तक हो तो उसे अच्छा माना जाता है।
जो पीई रेशियो है वो। दूसरा है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, है ना, इक्विटी पर जो है रिटर्न कितना है। इसका अर्थ है कि शेयरधारकों पर मुनाफा, शेयरधारकों को जो है मुनाफा होता है वो यदि 15% प्लस हो, यानी कि 15% से अधिक हो, तो जो है अच्छा माना जाता है आरओई रेशियो। ओके। साथ में दूसरा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये यानी कि कर्ज भागे इक्विटी, ये जो है जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ये 1 से कम हो तो हमारे लिए जो है अच्छा माना जाता है। ओके। साथ में करेंट रेशियो की बात करें तो ये चालू संपत्ति, है ना, जो चालू संपत्ति है भागे चालू देनदार है, जो वो जो हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये जो 1.5 से ऊपर होता है करंट रेशियो, तो ये जो है अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ रेशियो हैं और जो फाइनेंशियल रेशियो है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है यदि हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सोचते हैं तो। ओके। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। तो देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट को देखिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है? क्या मैनेजमेंट पारदर्शी और अनुभवी है? जो भी कंपनी को मैनेज करते हैं मैनेजमेंट, वो कंपनी का मैनेजमेंट जो है किस प्रकार से कंपनी के काम को किस प्रकार से जो है मैनेज करते हैं, ये जो है जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ध्यान रखना है। पांचवा है इंडस्ट्री और कंपटीटर्स का विश्लेषण करें। जो भी कंपनी को हमने सेलेक्ट किया है वो कंपनी के इंडस्ट्री क्या है, वो कंपनी में वो कंपनी है पर्टिकुलर कंपनी, उस कंपनी का उस इंडस्ट्री में क्या योगदान है, कितना कैपिटलाइजेशन है। ओके। साथ में उसके उस कंपनी के कंपटीटर्स कौन है, उसके स्पर्धक कौन है, उससे स्पर्धा करने वाले अन्य कंपनियां क्या कौन से, क्या कंपनी का सेक्टर बढ़ रहा है। ओके। इसके कंपटीटर्स कौन है, क्या कंपनी उनसे बेहतर है, ये सब जो है जानकारी हमें इकट्ठा करना होता है। ओके। और साथ में इसका एनालिसिस भी करना होता है। छठा है फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स। कंपनी के अन्य फ्यूचर, है ना, भविष्य के प्लान क्या है, फ्यूचर में ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बारे में भी जो है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे से जो है हम जानते हैं। जैसे कि क्या कंपनी एक नए मार्केट्स में जा रही है, क्या वर्तमान समय में जो भी टेक्नोलॉजी में सुधार आ रहा है उस सुधार के अनुसार, उस परिवर्तन के अनुसार जो है कंपनी अपने आप को मैनेज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, इसको भी जानना ज़रूरी है। इसको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम सभी को पता है कि वर्तमान समय में जो है किसी भी कंपनी को टेक्नोलॉजी का जो है सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेने से फ़ायदा ये होता है कि हम कम से कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम को ले पाते हैं, काम हम कर पाते हैं और साथ में अन्य जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके उनके मुकाबले में हम आगे रहते हैं। इस प्रकार से ये फ़ायदा होता है टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आर&डी पर खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी जानना ज़रूरी है। यानी कि कंपनी जो है कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है वो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो क्या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है उस पे रिसर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर&डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। उस पे जो है उसके उनके एम्प्लॉय पर खर्च कर रही है कि नहीं है, उनके एम्प्लॉय को नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है जानकारी दिया जा रहा है ना। कंपनी जो है नई नई टेक्नोलॉजी अपना रही है कि नहीं अपना रही है, ये सब जो है जानना ज़रूरी है। ओके। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो सातवां है डिविडेंड्स एंड बोनस हिस्ट्री देखें। कंपनी जो है अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देती है, बोनस देती है। ओके। क्या कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड देती है, बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट, है ना। कंपनी जो है ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी जो है क्या नियमित रूप से जो भी कंपनी का प्रावधान होता है, नियम होता है, उस नियम के अनुसार जो है क्या डिविडेंड देती है, साथ में बोनस शेयर या फिर अन्य शेयर जो भी देती है कि नहीं, इस प्रकार की जानकारी जो है होना जरूरी है। आठवां है एनुअल रिपोर्ट्स की बात करें। एनुअल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ें। जैसे कि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है अन्य बाहर के जो है इन्वेस्टर हैं उनको आकर्षित करने के लिए। ओके। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन होता है उसके बेस पर जो है जो निवेशक हैं वो आकर्षित होते हैं, है ना। निवेशक हैं सबसे पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जो है उस कंपनी के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, है ना। कंपनी किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का
प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, ये सब देखते हैं वो लोग। ओके, तो इन्हें कंपनी की वेबसाइट या एनएसई बीएसई से डाउनलोड किया जा सकता है, जो एनुअल रिपोर्ट होता है ना उसको। यहाँ से असली जानकारी प्लान मिलते हैं कंपनी के बारे में। ओके, तो आपको एनुअल रिपोर्ट चाहिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आपको एनएसई बीएसई के वेबसाइट से मिल जाएगा। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, यदि मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो अगर आप इन्फोसिस का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आप क्या देखेंगे, इसका ईपीएस क्या है। ओके, पी रेशियो, इंडस्ट्री से तुलना करो, कितना कर्ज है। ओके, क्या ये आईटी सेक्टर में अग्रणी है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। पिछले 5 साल का नेट प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। पिछले 5 साल में प्रॉफिट जो है लगातार जो है कमा रही है कि नहीं कमा रही है। देखिए, किसी भी कंपनी का जो है, किसी भी कंपनी को यदि जीवित रहना है मार्केट में, तो प्रॉफिट कमाना जो है बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से मानव शरीर में रक्त यानी कि खून का रहना जो है ज़रूरी है, उसी प्रकार से किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी को जीवित रहने के लिए उसे कंसिस्टेंटली, है ना, प्रॉफिट कमाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रॉफिट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, ये ध्यान रखना है। और देखिए, तो हमने ये सब जानकारी आज हमने हासिल किया कि फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे करते हैं। ओके, उसके करने के फ़ायदे क्या हैं। ओके, और इस करने से हमें क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं इसके बारे में। तो यदि हम यहाँ पे निष्कर्ष पे पहुँचे, जैसा कि आप देख सकते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस एक गहरी समझ की मांग करता है। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। फंडामेंटल एनालिसिस जो है, मैंने आपको बताया ना, वो आपको एक छोटा सा व्यू लग रहा होगा, लेकिन जब आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको एक एक्सपर्ट टीम की आवश्यकता होगी। ओके, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट से परिचित होना, कंपनी के प्रोडक्ट से, कंपनी के अन्य जो है जो भी व्यवस्था है उससे परिचित होना, ये हर कोई नहीं कर सकता। किसी एक पर्सन के लिए जो है ये शक्य नहीं है। इसके लिए टीम की आवश्यकता होती है। अगर सही तरीके से ये किया जाए तो यह आपको लंबे समय के लिए बेहतरीन स्टॉक चुनने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एज अ इंडिविजुअल, है ना, हम इंडिविजुअल एक व्यक्तित्व रखते हैं, हम कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। ओके, तो हमारा क्या, हम किसी स्टॉक को हमें बाय करना है, खरीदना है, तो क्या हम इतनी सारी एनालिसिस करेंगे, ये सब एनालिसिस करेंगे, ये सब स्टॉक के बारे में फंडामेंटल देखेंगे। ओके, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है वो देखेंगे, प्रॉफिट लॉस देखेंगे। तो ये सब देखते देखते तो जो मार्केट है वर्तमान समय में जो ट्रेडिंग कर रहा है उसे तो आगे निकल जाएगा। ओके, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए इसका एक ही उपाय है कि हम टेक्निकल एनालिसिस का जो है सहायता लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं अक्सर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है ना, ट्रेंड कैसे काम करता है। ओके, तो ये सब जो है टेक्निकल एनालिसिस है। तो मैं ये आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हम एक इंडिविजुअल हैं। ओके, हमारे पास समय का जो है अभाव होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊँ तो हमें क्या, चार्ट को रीड करना सीखना चाहिए। देखिए, एनएसई बीएसई में जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं, ओके, वो कंपनियां जो है प्रॉफिट कर रही है। ओके, उस कंपनी के बारे में जानना है तो आप जान सकते हो इन शॉर्ट में, लेकिन आप उसको एकदम इन डेप्थ में एनालिसिस करने जाओगे तो आप उसके लिए आपको एक परफेक्ट टीम की आवश्यकता होगी। तो मेरा कहना यही है कि हम टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से ये जो आपको समस्या आ रही है उसको दूर किया जा सकता है। आप टेक्निकल एनालिसिस जो है सीखें कैसे, उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं रेगुलर। आप रेगुलर जुड़े रहिए, आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।